नमस्कार। केमिस्ट्री धाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल जैसा अपन ने शुरू किया था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कल पहला पार्ट हो गया था। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं दूसरा पार्ट। मैंने कहा था कि यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको टिप्स पर करनी है, मैं दावा करता हूं, आपसे गारंटी देता हूं आपको, आपकी जीओसी यदि स्ट्रांग है तो ऑर्गेनिक आपकी चुटकियों पर है, आपकी अंगुलियों पर होगी। ये मेरा वादा है आपसे। तो जीओसी में आप लगातार बने रहिएगा, इसकी एक भी क्लास अपनी मिस नहीं होनी चाहिए। तो ये चरण कंप्लीट जब तक नहीं हो तब तक पूरी की पूरी क्लास चलती रहे। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आप सबको कहना चाह रहा हूं वो ये है कि वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखें। यदि अपने स्क्रॉल करके आगे ले जाते हैं तो बीच की जो चीजें हैं वो वहीं पर मिस हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर वीडियो जो यूट्यूब पर अपलोड किया जा रहा है उसमें टाइम को ध्यान रखते हुए बिल्कुल जो काम की चीजें हैं वही बताई जा रही है, महत्वपूर्ण चीजें। इसलिए कहीं पर भी स्क्रॉल ना करें और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप जरूर देखें। और यदि पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो लीजिए शुरू करते हैं अपन अपनी जीओसी सेकंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा भाग। देखिएगा, पहले भाग में अपन ने पढ़ा था कि भाई सबस्ट्रेट और रिएजेंट होते हैं। रिएजेंट को दो भागों में अपन ने किया था, भाई न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। बिल्कुल सिंपल सी बात थी। धीरे धीरे मैंने कहा था आपको मैं बॉटम से टॉप की तरफ ले जाने वाला हूं। तो अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं और बात करता हूं कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, यानी अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या होती है। तो इसका मतलब अभिक्रिया क्रियाविधि में क्या, खूब सारे पद होते हैं और उन पदों की डिटेल स्टडी करते हैं अपन। तो डिटेल स्टडी ही अभिक्रिया की क्रियाविधि कहलाती है। तो यहां पर मैंने लिखा है रिएक्शन मैकेनिज्म क्या, डिटेल स्टडी ऑफ द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। यानी किसी भी अभिक्रिया के जो विभिन्न पद हैं उनकी डिटेल स्टडी जो अपन स्टडी करते हैं विस्तृत रूप से, तो उनका अध्ययन करना ही अपना कहलाता है रिएक्शन मैकेनिज्म। अब अपने को अध्ययन किन चीजों का करना, तो 4 पद हैं इसमें जिनका अपने को अध्ययन करना होता है और क्रमशः ही करेंगे अपन। पहले अपन ने शुरुआत जीओसी 1 में, आप देखिए पहले पार्ट जीओसी 1 का ही पढ़े, फिर दूसरा, फिर तीसरा। यदि हो सकता है कोई आज मेरा वीडियो नहीं देख रहा हो, लेकिन यदि कुछ दिनों बाद देखे तो वो जीओसी 1 से ही शुरू करे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट से ही शुरू करे। ये सारे के सारे वीडियो एक दूसरे से लिंक होंगे, इसलिए 1, 2, 3, 4 जितने भी वीडियो बनते हैं अपने, तो शुरू से लेकर के आगे तक इनको कंटिन्यूअसली देखे। तो जो 4 पद मैं बता रहा हूं आपका, इनको इसी रूप में अपन पढ़ेंगे। पहला अपना इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, यानी इलेक्ट्रॉनों का जो विस्थापन होता है वो किस प्रकार से होगा। दूसरा बॉन्ड क्लीवेज, बंध का विदलन जो है, समांश है, विषमांश है, ये कई प्रकार, 2 प्रकार का जो अपन है आगे पढ़ेंगे इसको। टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स, जो अभिक्रिया के दौरान मध्यवर्ती बनते हैं, तो मध्यवर्ती किस किस प्रकार के हो सकते हैं और किस अभिक्रिया में ये मध्यवर्ती बनेंगे और ये मध्यवर्ती बनते कैसे हैं, और इन मध्यवर्तियों का अध्ययन और स्थायित्व का क्रम क्या रहता है, ये अपन चेक करेंगे। और टाइप्स ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रियाओं की जो प्रकार हैं उनकी अपन बात करेंगे। यहाँ पर ये 4 अपने को हैं, ये चारों के चारों अपने को पढ़ने हैं, जिसमें आज मैं शुरू करने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, यानी इलेक्ट्रॉनों का जो विस्थापन है वो किस प्रकार से होता है। तो देखिए यहाँ पर शुरू कर रहा हूं पहला इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में देखिए, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण में शुरू करूं उससे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट 2 प्रकार का होता है। एक होता है परमानेंट और दूसरा होता है टेम्पोरेरी। बिल्कुल नीट, आईआईटी, जेई मेंस और एडवांस तथा सेट और नेट के बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखें इनको, वाकई में यहां से 100% प्रश्न पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 प्रकार का मैं बता रहा हूं। एक होता है परमानेंट, स्थायी होता है, और दूसरा होता है टेम्पोरेरी, अस्थायी होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता क्या, पहले इसको खत्म करते हैं उसके बाद इसमें आते हैं। देखिए, मान लीजिए 2 परमाणु हैं, दोनों परमाणुओं ने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके बंध बनाया। तो इस बंध में दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के बीच में रहते हैं। ठीक है, कब रहेंगे, जब ये होमोन्यूक्लियर हैं, यानी दोनों के दोनों परमाणु क्या है, समान है, यानी इनकी विद्युत ऋणताएं क्या है, एक समान है। उस स्थिति में ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉनों पर दोनों बंधित परमाणुओं का बराबर अधिकार होता है और इस बंध को अपन कहते हैं सहसंयोजक बंध।
लेकिन सहसंयोजक बंध ही हो। ये लो साहब HCl है, अब 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया और 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, साझा तो हुआ, लेकिन साझा होने के बाद में Cl की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है ये Cl के कुछ ज्यादा निकट चले गए। यानी हुआ ये इलेक्ट्रॉन अब कहां निकट चले गए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी इसकी विद्युत ऋणता तो इसकी विद्युत ऋणता की तुलना में Cl की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो Cl इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर लेके चला जाता है। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन घनत्व Cl पर अधिक हो जाने के कारण Cl पर आंशिक नेगेटिव और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश या पॉजिटिव उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का जो शिफ्टिंग हुई है इसको अपन कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इस डिस्प्लेसमेंट, यह डिस्प्लेसमेंट दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। भाई बंध के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, वो दोनों परमाणुओं में से किसी एक की तरफ शिफ्ट हो जाए, किसकी तरफ होंगे, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी तरफ शिफ्ट होंगे। तो इसको जो शिफ्टिंग है ये, इसे अपन कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। यह डिस्प्लेसमेंट है जो वह 2 प्रकार का होगा, या तो परमानेंट रहेगा या टेम्पोरेरी। परमानेंट मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही है, कोई बाहर से मॉलिक्यूल आ रहा नहीं आ रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, परमानेंट है, स्थायी है। तो ये क्या है, ये स्थायी है, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी रिएजेंट से, रिएजेंट की अब्सेंस में भी ये बना रहता है। अपन ने कल चर्चा करी थी सबस्ट्रेट और रिएजेंट, तो सबस्ट्रेट में ये बना रहेगा चाहे रिएजेंट आए या नहीं आए, कोई भी क्रियाकारक दूसरा आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी रिएजेंट की अब्सेंस में ये बना रहता है। और टेम्पोररी क्या है, अस्थायी होता है, परमानेंट नहीं रहता। ये कब उत्पन्न होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, रिएजेंट की उपस्थिति में। रिएजेंट जब आएगा तो ये उपस्थित हो जाएगा, रिएजेंट जब नहीं आ रहा है तो उपस्थित नहीं होगा। तो परमानेंट अब कौन कौन से देखिए, परमानेंट के लिए आप ध्यान रखें RHI, यही चलने वाला है अपना आगे, जब भी हम आगे क्लासेस रहेगी अपनी जीओसी उसमें ये रहेंगे रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अनुनाद प्रभाव, हाइपर कॉन्जुगेशन अति संयुग्मन तथा इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रेरणिक प्रभाव, ये तो हो गए स्थायी। और अस्थायी में अपना एक ही है मेजोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, सॉरी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इन सभी प्रभावों को अपने को अध्ययन करना है, क्या होता है R, क्या IH होता है, क्या I होता है। सारे के सारे अपने 11th क्लास से शुरू हो जाते हैं, तो 11th के सिलेबस में शुरू है, 11th में इनको पढ़ाया जाता है, 12th में अप्लाई करवाया जाता है, और इन अप्लाई करवा के मजा जो लिया जाता है वो IIT नीट और अदर कंपटीशन एग्जाम्स में लिया जाता है। तो बिल्कुल अपने को इनको आनंद के साथ में पढ़ना है, और कहीं पर भी मैं आपको इनकी सहायता से आपको बताऊंगा कि कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन या जो भी इंटरमीडिएट्स हैं उनका स्थायित्व किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से ये उसके स्थायित्व में रोल अदा करते हैं। तो रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, अति संयुग्मन और प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस और मेजोमेरिक देखिए सेम ही है, जो अंतर निकल करके आएगा वो बताऊंगा मैं आपको, लेकिन यहां पर अभी अपने लिए रेजोनेंस, मेजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये रहा अपना परमानेंट और टेम्पोररी। तो लीजिए मैं अब शुरू करने जा रहा हूं परमानेंट और टेम्पोररी में। पहले परमानेंट ले लेते हैं अपन, स्थायी बना रहता है, और स्थायी में जो सबसे सिंपलेस्ट आता है वो है अपना इंडक्टिव इफेक्ट। तो ध्यान रखिए आप, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में है पहला इंडक्टिव इफेक्ट, ये लीजिए इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव। देखिए इसमें ये क्या होता है, पहले तो सीधी सीधी इसकी कंसेप्ट की बात करते हैं। भाई लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो एक तरफ, तो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, और दूसरी तरफ हो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक तरफ लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, दूसरी तरफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और बीच में है इनके सिग्मा बंध। तो देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। पहली चीज, यह कैसा प्रभाव है, केवल किस प्रकार का प्रभाव, टेम्पोररी या परमानेंट है? बिल्कुल परमानेंट पूछा जाता है, परमानेंट प्रभाव। बिल्कुल आप सब नोट भी करें इसे। इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है, परमानेंट इफेक्ट है। दूसरा किसमें उत्पन्न होता है, ओनली सिग्मा बॉन्ड में,
कहां देखने को मिलेगा? केवल सिग्मा बॉन्ड में। इसका मतलब लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी निम्न विद्युतऋणी और उच्च विद्युतऋणी परमाणु के बीच में यदि सिग्मा बंध बन गया हो, तो जो इलेक्ट्रॉन के सिग्मा बंध बना है यहां पर, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा साहब यहां पर। किसकी तरफ हो जाएगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आ जाता है पार्शियली नेगेटिव, और हाई लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। मैंने कहा था मैं आपको जीरो से हीरो तक लेके जाऊंगा, इसका मतलब आपको जीरो वाली चीज भी मैं बताने जा रहा हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता क्या है? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की कैपेसिटी है। ठीक है, अब अपन यहां पर सबसे पहले अपन देख लेते हैं जो फोन कॉल की अपन बात करते हैं। ठीक है, फोन कॉल फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता 4 मानी जाती है, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3 और क्लोरीन की 2.99 के लमसम होती है, तो इसे भी अपन ऑलमोस्ट 3 ही मान लेते हैं। इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड की विद्युत ऋणता 3.25 है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड की 2.50, डबल बॉन्ड की 2.75। ये होती है इसकी विद्युत ऋणताएं। ठीक है, विद्युत ऋणताओं का मतलब सीधा। अब यहां पर देखिए, एक H पॉजिटिव है और एक F है, ये दो है सब। अब हाइड्रोजन की 2.1 के लमसम होती है विद्युत ऋणता। अब यहां पर बताइए कि विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा किसकी है? तो यहां आप सबका जवाब होगा फ्लोरीन, लेकिन फ्लोरीन नहीं है। यहां विद्युत ऋणता किसकी है? H प्लस की। क्यों? विद्युत ऋणता क्या है? विद्युत ऋणता इनका गुण थोड़ी है। विद्युत ऋणता है इलेक्ट्रॉनों को खींचने की कैपेसिटी। खींचेगा कौन? जिसे सबसे ज्यादा जरूरत है वो खींचेगा। सबसे ज्यादा जरूरत किसको है? फ्लोरीन को। तो एक चाहिए, इसके पास तो है ही नहीं, सबसे छोटे आकार का। और क्या है? केवल न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस है, नाभिक ही नाभिक है, और कुछ है ही नहीं। इसका मतलब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसे चाहिए। इसके पास तो क्या था? आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए था अष्टक पूरा हो सके, और अपने आवर्त में क्या सबसे छोटे आकार का था, इसलिए इसकी विद्युत ऋणता क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। तो इसमें किसकी होगी? अब देखो मैं यहाँ पर 3 चीजें लिख रहा हूँ, H प्लस, H और H माइनस। अब बताइए इन तीनों में विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा होगी? बिल्कुल H प्लस की ज्यादा होगी। ठीक है, इसके पास एक ही नहीं है, इसके पास एक है, इसके पास ऑलरेडी 2 है, तो विद्युत ऋणता का क्रम क्या रहेगा? ये रहेगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पर अब देखिए Mn7 प्लस है और Mn2 प्लस है, विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं ना, तो इलेक्ट्रॉनों को खींचने मतलब इलेक्ट्रॉन की नीड किसको है, उसके अकॉर्डिंग अपन विद्युत ऋणता डिसाइड करते हैं। लेकिन एक अप्रोक्सीमेट आइडिया मैंने आपके सामने रखा है कि भाई ये विद्युत ऋणता का क्रम होता है। तो यहां पर मैंने कहा है कि निम्न विद्युत ऋणी और एक उच्च विद्युत ऋणी है, तो उच्च विद्युत ऋणी की तरफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाना। जैसे यहां पर आप HF ले लेते हैं, फ्लोरीन की अधिक विद्युत ऋणता है, फ्लोरीन के पास अधिक निकट हो जाएंगे तो आंशिक नेगेटिव आ जाएगा और ये आंशिक पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, तो यह निम्न विद्युत ऋणी से उच्च विद्युत ऋणी की तरफ इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग की वजह से उत्पन्न हो जाता है। अब दूसरा चीज देखो, इसको आगे बढ़ाते हैं और यहां देखते हैं अपन कार्बन कार्बन चेन बनाई है मैंने, और यहां मैंने कोई ग्रुप रख दिया अक्ष। ठीक है, अब यहां मैं बात कर रहा हूं प्रत्येक बॉन्ड की बात करेंगे, इस बंध की बात करेंगे। इस बंध में मैंने मान लिया कि अक्ष की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो C से ज्यादा है, कार्बन से अधिक है, तो क्या रहे? इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग किधर होगी? हेलोजन की तरफ होगी, यानी हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा मानी मैंने? कार्बन से। तो इस पर शिफ्टिंग हो गई, तो इस पर आ गया आंशिक ऋणावेश और इस पर आ गया आंशिक धनावेश। ठीक है, अब यहां देखो इन दोनों कार्बन को देखो जो बॉन्ड बन रहा है इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों में विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा? थोड़ी देर पहले बताया मैंने, किसकी ज्यादा इन दोनों में? ये कार्बन और ये कार्बन प्लस, किसकी? इसकी, प्लस वाले की। कम हो गए थे इलेक्ट्रॉन, तो ये इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को और खींच लेगा, तो और खींच लेने की वजह से इस पर और इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पॉजिटिव की तरफ खींच लेने से इसके ऊपर आंशिक धनावेश आ गए, और यह क्रम जो है अब इसकी विद्युत ऋणता इससे ज्यादा होगी, तो ऐसा होने पर इसके ऊपर भी आंशिक धनावेश आ गया। और यह क्रम क्या है? ये जो पुलिंग है, खींचने की प्रक्रिया है, ये खींचने की प्रक्रिया 3 आबंध तक चलती है और तीसरे आबंध के खत्म होते होते नष्ट हो जाती है, यानी चौथे कार्बन तक आते आते प्रेरणिक प्रभाव अपना दम तोड़ देता है। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों का इस प्रकार कम विद्युत ऋणी से उच्च विद्युत ऋणी की तरफ शिफ्ट हो जाना, एक के बाद दूसरा। भाई
इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, फिर इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन बंद शिफ्ट हुए इधर, बंद के इलेक्ट्रॉन, और इसकी वजह से इस बंद के इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हुए। तो एक से प्रेरणा पाकर दूसरे में मतलब इंड्यूस किया, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको, तो इसको, इस प्रभाव को कहते हैं अपन इंडक्शन इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, यानी प्रेरणिक प्रभाव, एक की प्रेरणा से दूसरे में उत्पन्न होने वाला। तो अब यहां पर यह अपन बात करें, अब यहां एक ने देखिए ये खींच रहा है, और या फिर मैं यूं कहूं कि ये दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, या फिर मैं इसको मान लूं कि ये दे रहे हैं। तो यहां पर इस आधार पर लेने और देने यानी खींचने या धक्का देने के प्रभाव के आधार पर प्रेरणिक प्रभाव दो प्रकार का होता है। कौन सा? एक होता है प्लस आई प्रभाव और दूसरा कहलाता है माइनस आई प्रभाव। बहुत महत्वपूर्ण है प्लस आई और माइनस आई। मैं बिल्कुल आपको अच्छे से याद करवाऊंगा, और जब मैं कहूंगा कि जियो सी जो है वो कंप्लीट और इससे कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। हर एक जो भी अपन आगे प्रैक्टिस करेंगे इनमें, तो आपके लिए एक होमवर्क भी होगा इस यहाँ पर आगे से जो अपनी जो भी वीडियोज बनेंगे उनमें आपके लिए परमानेंट होमवर्क रहेगा एक, उसे आपको अप्लाई करना है। लेकिन उस बीच में अब चूंकि जीओसी में आपको मैंने वादा किया आपसे कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा के इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, आपकी पसंदीदा सब्जेक्ट बना दूंगा, तो तय मानिए कि यहाँ पर भी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको करवाने वाला हूं। तो यहाँ प्लस आई और माइनस आई प्रभाव, अब प्लस आई किसका रहेगा, माइनस आई किसका रहेगा? माइनस आई रहेगा उन ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप है, उनका प्रभाव रहता है माइनस आई। और जो प्लस आई प्रभाव है वो किनका रहेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का, जो इलेक्ट्रॉन दान करने वाले हैं वो प्लस आई प्रभाव है। अब एक रामबाण औषधि बताता हूं आपको, इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप कौन है? जो फंक्शनल ग्रुप वाले हैं। फंक्शनल ग्रुप तो जानते हैं अपन, क्रियात्मक समूह। फंक्शनल ग्रुप है, जैसे यहां पर देखिएगा CN है, CHO है, COOH है, NO2 है, ठीक है। NO2 को वैसे तो ले लेते हैं इसमें, लेकिन मेन चेन में नहीं लेते, इसे सब्स्टिट्यूट मानते हैं, लेकिन वो तो जब अपन IUPAC ना पढ़ेंगे तब पढ़ाएंगे। अभी तो अपन ये मान रहे हैं फंक्शनल ग्रुप वाले जो हैं, और हेलोजन है, हेलाइड है, FCl BRI। तो ये एक वरीयता श्रेणी, ये सारे के सारे क्या हैं? फंक्शनल ग्रुप हैं। और दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसे माना जाता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपन मान रहे हैं यहाँ पर किसको? ध्यान दें, यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप माना जाता है केवल और केवल एल्काइल ग्रुप को। इलेक्ट्रॉन बस इतने से काम चल जाएगा अपना, यानी CH3 हो सकता है, मिथाइल ग्रुप हो सकता है, इथाइल ग्रुप हो सकता है, आइसोप्रोपाइल हो सकता है। तो इस प्रकार से ये सारे ग्रुप की श्रेणी में आते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की श्रेणी में आते हैं। तो यदि कार्बन श्रृंखला से माइनस आई प्रभाव वाले जुड़े, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसका प्रभाव कैसा होगा? माइनस आई होगा। और यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसका प्रभाव कैसा रहेगा? प्लस आई रहेगा। देख लेते हैं इसे, यहां आप देख लेते हैं इसको एग्जाम्पल के रूप में। ये लीजिए फ्लोरीन, फ्लोरीन अधिक विद्युतीर्ण, इसका प्रभाव कैसा? माइनस आई। तो इसके लिए अपन ने लिखा माइनस आई, अधिक विद्युतीर्णता के कारण इस पर आंशिक ऋणावेश, इस पर आंशिक धनावेश, वापस दोनों में तुलना करें, ये और यहां पर धीरे धीरे आते आते लास्ट तक ये चौथे कार्बन तक तो स्वाहा हो जाता है ये प्रभाव ही। इसलिए मेजर कितने कार्बन तक फील किया जाता है? 3 तक फील किया जाता है, यानी 3 अबंध तक चलता है, चौथे तक तो स्वाहा। सारी कहानी खत्म हो जाती है इसकी। अब देखते हैं इसके अलावा, जैसे यहां पर अब लिया अपन ने, ये लीजिए साहब CH3 CH3 HH। अब यहां देखें इसका प्रभाव कैसा है? मिथाइल ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप हो गया, प्लस आई हो गया, इसका प्रभाव प्लस आई हो गया। तो यहां इसका इलेक्ट्रॉन आकर्षित था, माइनस आई था, इसका कैसा हो गया? प्लस आई प्रभाव हो गया। क्लियर है बात यहां पर? अब प्लस आई माइनस आई के बाद में यहां जो प्रेरणिक प्रभाव के लिए भाई कौन सा कंपाउंड अधिक स्थायी होगा, ये बहुत ज्यादा निर्भर करता है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाएं जब अपन पढ़ेंगे तो उन रासायनिक अभिक्रियाओं में अपने को ये इंटरमीडिएट भी पढ़ने पड़ेंगे, तो इंटरमीडिएट का स्थायित्व भी पढ़ेंगे, और इंटरमीडिएट के स्थायित्व के बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा उसको भी पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये कि इंडक्टिव इफेक्ट से अपन स्थायित्व की बात करेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट अपने रहे अपने 2 प्रकार के साथ, यहां लिख देता हूं इसके सामने, एक प्लस आई और एक प्रभाव हो गया
माइनस आई। प्लस आई प्रभाव है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का और माइनस आई प्रभाव है इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप का। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप को मैं फंक्शनल ग्रुप के लिए बोल रहा हूं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लिए मैं कह रहा हूं एल्काइल ग्रुप। ये लो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई जैसे मैंने दो लिखे यहां पर साहब, ये लो CH3 CH2 पॉजिटिव और एक मैंने लिख दिया CH3 CH2 CH3 पॉजिटिव, ठीक है। ये वाला हो गया। ये दो कंपाउंड है आपके पास में। अब दो आयन है, इन दोनों में ज्यादा स्थायी कौन होगा, ठीक है। तो ज्यादा स्थायित्व की अपन जब बात करते हैं, स्थायित्व की तो अपन बात करेंगे RHI की, चूंकि अपन ने ये तो पढ़ाई नहीं है अभी, ये तो जब पढ़ेंगे तो कंप्लीट पूरे पे अप्लाई करेंगे। अभी अपन केवल वो एग्जांपल लेंगे जो जिसमें स्थायित्व किसकी वजह से समझाएंगे अपन, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। तो प्रेरणिक प्रभाव की वजह से अपन समझाने वाले हैं। अब यहाँ पर प्रेरणिक प्रभाव में ये स्थायित्व कैसे समझ में आएगा, इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो आई ग्रुप है और जो प्लस आई ग्रुप है और माइनस आई ग्रुप है, उनको क्या है, उनकी वरीयता के आधार पर, यानी उनको खींचने या धक्का देने की सामर्थ्य के आधार के ऊपर श्रेणी में रखा गया है, ताकि अपन बता पाए कि भाई ये ज्यादा खींचेगा या कम खींचेगा। जैसे यहाँ पर अपन बात करते हैं, इसी की अपन बात कर लेते, भाई CH2 है और यहां मैंने जोड़ दिया F, ठीक है, और एक मैंने यहाँ CH2 है और यहां जोड़ दिया मैंने Cl। अब इन दोनों में क्या फर्क है, इसको मैंने दोनों को सेम कर दिया। ये लो साहब, CH2 पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव। फर्क किसका, क्लोरीन और फ्लोरीन का, इनका ही फर्क है। तो इन दोनों में स्थायी कौन होगा, ठीक है। इसके लिए क्या देखते हैं अपन, जो अलग ग्रुप है, अलग ग्रुप क्या ना है, F और Cl, इनका वरीयता क्रम क्या है, ठीक है। तो मैं आपको यहां वरीयता टेबल बताने वाला हूं। वरीयता टेबल के बाद बताने वाला हूं मैं DNP रूल। तो लीजिए, मैंने माइनस आई प्रभाव शो करने वाले जितने भी ग्रुप हैं उनको आप सबके सामने रख दिया है और एक मजेदार और शानदार ट्रिक के साथ में रखा है। आपको किसी को भी रटने की जरूरत नहीं है, 3 बार रिमाइंड कीजिए आप, और 3 बार फटाफट रिमाइंड कीजिए। 2 दिन तक आप जब इसको 3-3 बार, हर रोज 3 बार, ये दवा है जो सुबह दोपहर और शाम को लेनी है, वैसे ही 2 दिन तक की ये दवाई है, आपको सुबह दोपहर शाम इसको रिवाइज करना है और तीसरे दिन आप बिल्कुल तैयार। तो माइनस आई प्रभाव विद ट्रिक आपके सामने पेश है। लीजिए देखिए, माइनस आई प्रभाव में पहले मैं आपको इंट्रो करवा देता हूं। OF2 पॉजिटिव सबसे ज्यादा, देखिए ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और उस पे भी कौन जुड़े हुए, क्लोरीन, ठीक है, खुद ऑलरेडी ज्यादा नेगेटिव, और उसके ऊपर कैसा, गले पे नमक छिड़क दिया, पॉजिटिव लगा दिया। तो यहां क्या रह गया, सबसे ज्यादा माइनस आई प्रभाव रहेगा OF2 पॉजिटिव, उसके बाद OR2 पॉजिटिव, फिर ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को लिया अपन ने, नाइट्रोजन NF3 NR3 NH3 हो गया, NO2, फिर CN SO3H CHO एल्डिहाइड, COR कीटो वाला कार्बोक्सिलिक, ये एसिल हैलाइड, एमाइड FCl BRI हैलाइड है, ये OR OH, ये ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, ये 6,6H5 फेनिल वाला, और ये इन डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन। अब यहां एक चीज और लिखिए, आया हुआ है हाइड्रोजन का प्रेरणिक प्रभाव का मान कितना होता है, हाइड्रोजन के लिए कितना माना जाता है, तो 0। क्या मानना है हाइड्रोजन के लिए, 0 मानना है, हमेशा ध्यान रहे। तो ये तो हो गया 0, और अधिकतम किसका हो गया, इसका। क्लियर है, चलिए शुरू करते हैं अपन ट्रिक। तो लीजिए, ओ फरहान OF, ओ फरहान, ओ रेहान OR। अब देखिए यहां पर NF3 NR3 NH3, यहां पर NN मैंने एक ही बार उठाया है, ना हो गया, F का फे, रे का R, और है का हा, H का हा हो गया। ना फरहा, ये एक साथ है, ना फरहा ना साइना, सेलफोन चोरी कौन करेगा, यानी ना फरहा ना साइना, सेलफोन चोरी कौन करेगा। ऐसी हलकट अम्मा से, ऐसी एसिल हैलाइड, तो ऐसी हलकट हो गया, ये कट को काट दिया मैंने भी, साइड में कर दिया। ऐसी हलकट एम्मा से, एमाइड है तो अम्मा की बजाय मैंने लिख दिया एमा। ऐसी हलकट अम्मा से, तो से को भी राउंड कर दिया, से को भी यूज नहीं लेना, एमाइड हो गया एम्मा से। और फिर ये अपने को पता ही है, फिर कल
बारिश आई, FCl BRI हो गया, OR का ORA एल्कोक्सी ग्रुप, OH को अपन एल्कोहल कहता है, एल्कोहल ही होता है, तो इसको अपन ने सीधा रूप में लिख दिया याद करने के हिसाब से दारू पीकर, इसका नाम इसी के रूप में अपन ने लिख लिया दारू पीकर एल्का, एल्का मतलब एल्काइन, फेनिल इन, इन यानी डबल बॉन्ड वाला, तो एल्का दारू पीने के बाद में एल्का क्या हुई, फिर से इन हो गई यानी अंदर हो गई। तो इस प्रकार से अपन ने देखा बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप भी इस ट्रिक को आराम से अपनाएं और विशेष ध्यान दें। कल चूंकि आज अपना प्लस आई माइनस आई प्रभाव मैं पढ़ा रहा हूं और कल इसकी एप्लीकेशंस होंगी, कल की जो भी जीओसी थर्ड होगा वो इसकी पूरी की पूरी एप्लीकेशंस होंगी, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप इन्हें आज ही याद कर लें ताकि कल जैसे ही आप मेरी क्लास देखें तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं हो और तुरंत प्रभाव से आप सारे प्रश्नों के उत्तर आराम से दे पाए। लीजिए आप लिखते हैं प्लस, लीजिए अब है प्लस आई इफेक्ट की सीरीज अपने बीच में, यहां पर है CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, O नेगेटिव, ये जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप होता है वो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये 3 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन। यदि डिग्री के अपने कहीं प्रॉब्लम है तो अपने ही चैनल पे मौजूद है, डिग्री ऑफ कार्बन कैसे अपन चेक करते हैं वो भी आप निकाल के सीखिए। तो यहाँ देखिएगा ये वाला जो पोर्शन है बस ये ध्यान रखना अपने को, ठीक है। इसके आगे देखिए इसको याद कैसे रखना अपने को, चहक नहीं और कौन, साथ में रखें इसको, चहक नहीं मतलब चहक नहीं तो और कौन, इस प्रकार से याद रखें, चहक नहीं और कौन हो गया। फिर 321 दफा 302 दफा 420 ऐसे लगाते हैं ना अपन, तो वैसे हो गया 321, चहक नहीं तो और कौन 321 हो गया, ठीक है। अब यहां पर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ये बिल्कुल कल आने वाले हैं आपके, मैं सारी के सारी एप्लीकेशन जो अप्लाई करवाएंगे अपन तो वो सारी की सारी चीजें अपने बीच आने वाली है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों बहुत सिंपल है। प्लस आई इफेक्ट तो बहुत छोटा सा सीधा सीधा सा भाई, 4 तो ये रहे और 3 2 1 तो है ही, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। इसके बाद देखिए ये जो प्रश्न आया हुआ है, ये आया हुआ प्रश्न है नीट में, यहां ये देखिए जब अपन बात करते हैं ना हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ये देखिए यहां पर CD3 का प्लस आई इफेक्ट किससे ज्यादा होता है, CD3 से, और CD3 का CH3 से। तो यहां पर मैंने लास्ट में ये और लिखा है भाई CD3 CH3H, तो यहां ये और हो गया CT3, ठीक है। ये अलग से मैंने लिख दिया यहां पर भाई, डिग्री तक तो हो ही गया। उसके बाद जब डिग्री खत्म हो गई भाई, डिग्री का कंसेप्ट क्या है, एक कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ वो डिग्री होती है। यहाँ पर एक कार्बन है सब, यहाँ पर ये देखिए CD3 CH3 मान लो ग्रुप है, तो इस स्थिति में इसकी तुलना में इसका ज्यादा होगा और इसकी तुलना में CT3 का ज्यादा होगा। और हाइड्रोजन का तो वही कितना बताया था हाइड्रोजन का मैंने, 0 है। तो हाइड्रोजन का इफेक्ट क्या रह गया, तो ये तो हो गया न्यूनतम और ये हो गया अधिकतम। तो आज का रहा ये अपना प्लस आई इफेक्ट की सीरीज, तो आज का रहा ये इंडक्टिव इफेक्ट अपना प्रेरणिक प्रभाव। अब देखिए आज अपन ने केवल और केवल इस प्रेरणिक प्रभाव को समझा है और इसके प्लस आई और माइनस आई सीरीज को मैंने आपको पढ़ाया है। कल इनको अप्लाई करना है और इससे संबंधित जो भी स्थायित्व के प्रश्न होते हैं कि भाई कौन सा ज्यादा स्थायी होगा, कौन सा कम स्थायी होगा, तो उनको अपन पढ़ने वाले हैं। इसलिए कल बने रहिए, कल लेकर आते हैं फिर से जीओसी थर्ड। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए जीओसी 1 और जीओसी 2। जय हिंद, जय भारत।